का, जो कि क्लास में भी चल रहा है। तो एक्सरसाइज 15.3 चालू करने से पहले हम लोगों को बेलन, गोला और शंकु का आयतन याद होना चाहिए। और अगर ये फार्मूला याद है तो ये चैप्टर आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब बोला जा रहा है कि एक धातु का कोई गोला है, धातु का कोई गोला है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, R1 मान लेते हैं, जिसकी त्रिज्या है 4.2 सेंटीमीटर, और इस गोले को पिघलाकर एक बेलन बनाया गया है ना। और इस बेलन की त्रिज्या कितनी है, बेलन की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। तो हमको जो है इस बेलन की ऊंचाई h ज्ञात करनी है। तो इस सवाल को बनाने से पहले हम लोगों को ये बात याद रखना है कि अगर एक बर्तन का वॉल्यूम को, या फिर इसको ऐसे एग्जांपल समझ सकते हैं, यदि 1 लीटर दूध को आप किसी डब्बे में रख दीजिए तो उसकी जो आयतन होती है वो 1 लीटर ही होती है। यदि आप उसे किसी अन्य डब्बे में रख दें तो उसकी आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक इसी प्रकार से एक गोला है, गोले को ढाला गया किसमें, बेलन के रूप में। तो यहाँ पर क्या होगा कि जितना गोले का जो आयतन होगा उतना बेलन का आयतन होगा। मतलब कि दोनों के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सिर्फ इसके आकार आकृति में परिवर्तन हुआ है और इसके किसी विषय में परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए गोला का आयतन और बेलन का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तो पहले देख लेते हैं कि सवाल में क्या क्या दिया गया है। देख लेते हैं, दिया गया है, क्या दिया गया है। तो धातु के गोले की त्रिज्या दी गई है, धातु के गोले की त्रिज्या, इसको R1 मान लेते हैं। R1 कितना दिया हुआ है, 4.2 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया हुआ है, बेलन की त्रिज्या, कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। और हम लोगों ने क्या कर लेता है, मान लेते हैं, माना कि बेलन की ऊंचाई h, माना कि बेलन की ऊंचाई h। प्रश्नानुसार क्या होगा, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। तो गोले का आयतन कितना होता है, तो 4/3 पाई r³। तो हमने त्रिज्या कितना मान लिया इसका, R1 का क्यूब। बेलन का आयतन कितना होता है, तो बेलन का आयतन होता है पाई r²h। तो हमने बेलन की त्रिज्या कितना मान ली है, तो माना है हमने R2 पाई r² इंटू h, 4/3। अच्छा, ये पाई और ये पाई क्या हो गया, कैंसिल। अब R1 का मान कितना है, 4.2 सेंटीमीटर क्यूब, R2 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू h। तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/3 4.2 सेंटीमीटर का क्यूब बाय 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2.74 सेंटीमीटर।
तो अंत में लिख सकते हैं, अतः बेलन की ऊंचाई 2.74 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस सवाल में हम लोग क्या किए, तो गोले का जितना आयतन था उतना हमने बेलन का भी आयतन बना दिया, और इस प्रकार से इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर 2.74 आ गया। तो हम लोगों को इसमें याद ये रखना है कि किसी भी बर्तन को एक रूप से दूसरे रूप में ढालने के बाद उसके आयतन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, जो कि लिखा हुआ है कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। मतलब प्रश्न में ये बोला गया है कि एक गोला है ना, जिसकी त्रिज्या कितनी है, R1 इसको मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर। एक दूसरा गोला है, इसकी त्रिज्या कितनी है, ये भी है 8 सेंटीमीटर, इसको R2 और R मान लिए 8 सेंटीमीटर। एक तीसरा गोला है हमारे पास, जिसकी त्रिज्या दी हुई है 10 सेंटीमीटर दी हुई है। अब क्या किया गया है, इस तीनों गोले को पिघलाकर, है ना, एक नया गोला बनाया गया है, और इस गोले की हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, मतलब ये हो गया कहने का कि अगर मान लिया जाए ये 1 लीटर है, ये 2 लीटर है, ये 3 लीटर है, तो अब तीनों दूध को यदि मिला लेंगे, 3, 2, 5, 1, 6 लीटर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमने क्या किया कि पहला गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला, तीनों गोलों को पिघलाकर हमने एक बड़ा सा गोला बना दिया। तो जब बड़ा सा गोला बनाए तो हमें इस बड़े से गोले का त्रिज्या ज्ञात करना है। तो हमने बताया था पहले भी कि इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कि पहले गोले का आयतन जोड़ दूसरे गोले का आयतन जोड़ तीसरे गोले का आयतन, तीनों गोले का जो आयतन होगा वो इस गोले के आयतन के बराबर होगा, है ना। तो बनाते हैं इसको। तो क्या क्या दिया हुआ है, पहले गोले की त्रिज्या R1 = 6 सेंटीमीटर, दूसरे गोले की त्रिज्या R2 8 सेंटीमीटर, तीसरे गोले की त्रिज्या R3 = 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो एक नया गोला बनता है, लिखते हैं कि माना कि नए गोले की त्रिज्या R। अब प्रश्नानुसार अब देखिए, हमने तीनों गोलों को पिघला दिया, तीनों गोलों को पिघलाने के बाद एक साथ मिक्स किए, एक साथ मिला दिए, उसके बाद एक नया गोला बनेगा ही बनेगा। तो हमको क्या करना है, इस नए गोले का आयतन को ज्ञात करना है। तो तीनों गोलों का आयतन का जो जोड़ होगा, क्या उसका आयतन इसके बराबर नहीं होगा, होगा ही होगा। तो लिखेंगे कि तीनों गोलों का आयतन जो होगा, तीनों गोले का आयतन होगा किसके बराबर, तो ये जो नया गोला बना, नए गोले का आयतन, तो तीनों गोले का आयतन कैसे निकलेगा, तो तीनों गोले का अलग अलग हम लोग आयतन निकालेंगे, कि तीनों आयतन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो पहले गोले का आयतन जोड़ दूसरे गोले का आयतन जोड़ तीसरे गोले का आयतन। यदि हम
लिखें पहले गोले का आयतन 4/3 पाई R1 का क्यूब, फिर दूसरे गोले के लिए क्या लिखेंगे 4/3 पाई R2 का क्यूब, और तीसरे गोले के लिए क्या लिखेंगे 4/3 पाई R3 का क्यूब। तो हमने क्या देखा कि तीनों में से 4/3 पाई कम होना है, लेकिन बदल क्या रहा है R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब, है ना। अच्छा, नए गोले का आयतन 4/3 पाई R क्यूब। देखिए 4/3 कट गया, पाई कट गया, तो इधर बचा क्या R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब इक्वल टू R क्यूब। अब R1 का मान रखते हैं 6 सेंटीमीटर का क्यूब, R2 का मान कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर का क्यूब, और R3 का मान कितना हो जाएगा तो 10 सेंटीमीटर का क्यूब इक्वल टू R क्यूब। अब इसको सॉल्व कीजिए। तो इसको सॉल्व करने के बाद खुद से इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद R इक्वल टू आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, लास्ट में लिखेंगे। अच्छा है, नए गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है यह। इसके बाद हम लोगों ने एक और प्रश्न को लिया, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है कि व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा कुआं खोदा गया। ठीक है, मतलब कि एक कुआं खोदा गया है जिसका व्यास है 7 मीटर, जिसका व्यास 7 मीटर है और गहराई उसकी 20 मीटर है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कुआं जो होता है वो बेलनाकार होता है ना। कोई भी कुआं जो होता है वो किस आकार का होता है, तो बेलनाकार होता है। मान लेते हैं ये कुआं है, और इस कुएं का जो व्यास है ना, इस कुएं का व्यास कितना है 7 मीटर, और इसकी जो गहराई है वो है कितनी, इसकी गहराई है 20 मीटर। ठीक है, अब एक कुआं खोदा गया, कुआं खोदने से जो भी मिट्टी निकला है ना, कुआं खोदने के बाद मिट्टी निकला, अब इस मिट्टी से क्या किया गया, एक चबूतरा बनाया गया है ना। मिट्टी से कुएं की मिट्टी को निकालकर एक आयताकार चबूतरा का निर्माण किया गया। ठीक है, अच्छा, इस आयताकार चबूतरे का निर्माण में जिसकी लंबाई है 22 मीटर है ना, लंबाई है 22 मीटर, और चौड़ाई है इसकी कितनी, चौड़ाई है इसकी 14 मीटर। हाँ, चौड़ाई इसकी है 14 मीटर। तो अब क्या है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, इस चबूतरे की कितनी ऊंचाई होगी। तो अब यहाँ पर हम लोग ये जानेंगे कि इस कुएं से जितना मिट्टी निकाला गया होगा उतना ही मिट्टी का प्रयोग किया गया इस चबूतरे को बनाने में। मतलब कुएं से निकाले गए मिट्टी का आयतन बराबर चबूतरे को बनाने में लगे मिट्टी का आयतन, दोनों क्या होगा, बराबर होगा, है ना। दोनों क्या आ जाएगा, बराबर होगा। तो अब जो है क्या क्या दिया है, पहले इसको लिखते हैं। क्या दिया गया है, तो कुएं की त्रिज्या, कुएं की त्रिज्या आर इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो कुएं का व्यास बटे 2, क्योंकि त्रिज्या हम लोग कैसे निकालते हैं, व्यास का आधा। कुएं का व्यास कितना है 7 मीटर बाय 2, तो 7/2 मीटर। ठीक है, अच्छा, और क्या दिया हुआ है, कुएं की गहराई, कुएं की गहराई कितनी है, तो 20 मीटर। उसके बाद और क्या दिया हुआ है, चबूतरे की लंबाई,
चबूतरे की लंबाई दी हुई है, कितना दिया हुआ है 22 मीटर, और दिया हुआ है क्या चबूतरे की चौड़ाई। कितनी दी हुई है 14 मीटर। ठीक है, यहाँ तक ये सब दिया हुआ है। मान लेते हैं, माना कि चबूतरे की ऊंचाई कितना मान लेते हैं हम लोग h। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या बोला गया है कि इस कुएं को खोदने के बाद जो मिट्टी निकली उसी से इस चबूतरे को बनाया गया है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जितना इस कुएं का मिट्टी का आयतन होगा उतना ही इस चबूतरे को बनाने में लगे मिट्टी का आयतन होगा। इसका मतलब कि कुएं से निकाले गए मिट्टी का आयतन बराबर होगा चबूतरे पे लगे मिट्टी का आयतन। यहाँ से लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, कुएं से निकाली हुई मिट्टी का आयतन बराबर चबूतरे के मिट्टी का आयतन। तो कुआं चूंकि बेलनाकार है तो बेलन का आयतन कितना होता है पाई r स्क्वायर h, जहाँ h क्या है गहराई। चूंकि चबूतरा क्या है, चबूतरा तो घनाभ क्या कहा है, तो इसका क्या होता है आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई कितना है इसकी, लंबाई है इसकी 22 मीटर, चौड़ाई कितनी है 14 मीटर, ऊंचाई तो हमने माना है h। ठीक है, इसको बड़ी h मान लेते हैं। तो पाई का वैल्यू रखते हैं 22/7, r का वैल्यू कितना दिया गया है 7/2 का स्क्वायर, गहराई कितनी है 20 मीटर, 22 इंटू 14 इंटू h। ठीक है, अब देखिए, अब जो है h इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं 22/7 गुना 7/2 का स्क्वायर इंटू 20 बाय 22 इंटू 14। इसको जो है खुद से जब सॉल्व कीजिएगा तो h का जो वैल्यू आएगा, h का वैल्यू कितना आ जाएगा 25 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः चबूतरे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी तो 25 मीटर। तो हम लोगों ने क्या अभी तक देखा है सवालों में कि सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु मतलब कि में रखा जा रहा है, मतलब कि जितना एक वस्तु का आयतन होगा उतना ही आयतन का दूसरा वस्तु का हम लोग निर्माण कर रहे हैं। मतलब कि पहले वस्तु का आयतन जो हो रहा है वो दूसरे वस्तु के आयतन के बराबर हो रहा है। अब जो है अगला सवाल जो कि इसी तरह का है, अगला क्वेश्चन है कि व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर गहराई तक खोदा जाता है। मतलब कि व्यास है कितना 3 मीटर, कुएं का व्यास 3 मीटर। ठीक है, कितनी गहराई तक खोदा जाता है इसको 14 मीटर तक की गहराई तक खोदा जाता है। अब खुदाई के उपरांत निकले मिट्टी है ना, निकले मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए, अच्छा इससे जो भी मिट्टी निकला इसके चारों तरफ है ना, इसके चारों तरफ क्या कर दिया गया, मिट्टी को फैला दिया गया और एक वृत्ताकार वलय का निर्माण कर दिया गया। इस तरह से
तो देखे होंगे आप लोग, कुएं के चारों तरफ जो चबूतरा बना हुआ रहता है, ठीक इसी प्रकार से ये चबूतरा बना हुआ है। ठीक है, बांध बनाया जाता है। तो इस बांध की ऊंचाई क्या करनी ये बोल रहा है, इस बांध की ऊंचाई क्या करनी बोल रहा है। इस सवाल को थोड़ा समझिएगा फिर से कि एक कुआं है, कुएं की व्यास दी हुई है 3 मीटर, कुएं का ऊंचाई दिया हुआ है, सॉरी कुएं की गहराई दी हुई है हमको 14 मीटर। इससे मिट्टी जो निकाला गया तो इस कुएं के चारों तरफ ही फैला दिया गया। तो इस प्रकार से एक वृत्ताकार वलय का निर्माण होता है। तो उस वलय की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हमने जो पिछले प्रश्न से करते हुए आया है कि जितना इससे निकाले गए मिट्टी का आयतन होगा उतना ही इस वलय को बनाने में प्रयुक्त मिट्टी का आयतन होगा। क्योंकि ये जो वलय बन रहा है, ये जो वलय बन रहा है ये बेलनाकार बन रहा है ना। उस बेलनाकार वलय में इसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। देखते हैं तो दिया हुआ क्या क्या, पहले इसको लिख लेते हैं। दिया है कुएं की त्रिज्या, आर कितना हो जाएगा, कुएं का व्यास बटे 2। कुएं का व्यास कितना है 3 मीटर बाय 2 मीटर। उसके बाद क्या दिया हुआ है, कुएं की गहराई, कुएं की गहराई कितनी दी हुई है 14 मीटर। और क्या दिया हुआ है कि ये जो बांध है ये कितना चौड़ा ये बांध है, ये जो बांध है यह 4 मीटर चौड़ा है ना। ये जो बांध है वो कितना है 4 मीटर चौड़ा। तो अगला लिखते हैं क्या, बांध की चौड़ाई दी हुई 4 मीटर। ठीक है, अब देखिए, अब इसके चारों तरफ मिट्टी को फैला दिया गया है। अब इसमें से यहाँ तक तो ये खोखला है, यहाँ तक तो ये कुछ नहीं है, यहाँ तक तो गहराई है कुएं की। तो इस प्रकार से देखें तो एक खोखला है ना, ये क्या हुआ कि एक खोखला बेलन का निर्माण हो गया यहाँ पर। मतलब ये हुआ कि यदि अगर ये बेलन है और इसमें से यदि हम इतने से पोर्शन को काट के निकाल दें तो एक खोखला बेलन हो गया। इस प्रकार से ये बेलन का निर्माण कर लेगा। आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि पानी की जो पाइप होती है, बोरिंग की पाइप, देखते होंगे आप लोग, इस प्रकार से ये चारों तरफ मोटा होता है लेकिन बीच में क्या होता है, खोखला होता है। या फिर आप लोग क्या कीजिए, आप लोग देखे होंगे कहाँ पर कि जैसे कि चापाकल होता है, तो चापाकल में देखे होंगे इस चारों तरफ क्या होता है, ये लोहा भरा हुआ रहता है और बीच में क्या होता है, ये खाली जगह होता है। ये भी क्या है, खोखला बेलन है। ठीक इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर जो है जो चबूतरा का जो निर्माण हो रहा है वो चबूतरा यहाँ तक एक खोखला बेलन की तरह कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जितना ये मिट्टी का निकाला गया आयतन उतना ही इस खोखले बेलन का क्या हो जाएगा, वो आयतन हो जाएगा। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं कि इस खोखले बेलन का आयतन कितना होगा। तो चूंकि ये पूरा व्यास कितना है 3 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इसकी त्रिज्या ये हो जाएगी 3/2 मीटर। तो अब हम लोग निकालना चाहते हैं इस मिट्टी का आयतन। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे का पहले आयतन निकाल लेते हैं। इस पूरे के आयतन में से हम इसके आयतन क्या कर देते हैं, माइनस कर देंगे। तो हमें जो रिमेनिंग है ये सब मिट्टी, इसका आयतन हमें प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि अगर मान लिया जाए
हम इस पूरे का पहले आयतन निकाल लेते हैं। इस पूरे के आयतन में यदि हम इतना माइनस कर दें तो जो रिमेनिंग बचता है तो वो आयतन बचता है या नहीं बचता है। ठीक इसी प्रकार से हम पहले क्या करते हैं, इस पूरे का आयतन निकाल लेते हैं। पूरे का आयतन निकालने के बाद हम इसको माइनस कर देते हैं, तो बचेगा क्या, यही ना भाग बचेगा हमारे पास। ठीक है, तो अब लिखते हैं क्या है, यहाँ बांध बनाते हुए खोखले बेलन की, है ना, यही ना बांध बना रहा है, आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या कितनी है ये खोखला बेलन की, 3/2 मीटर। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई आंतरिक त्रिज्या। अब पूरा अगर जब बाहर से त्रिज्या लेंगे, ये 3/2 और ये +4 मीटर नहीं हो जाएगा, तो लिख लेते हैं क्या यहाँ पर, तो बाह्य त्रिज्या, तो बाहर का त्रिज्या, ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 3/2 + 4, तो 11/2 मीटर। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं इस बांध की ऊंचाई कितनी है, तो h, बड़ी h मान लेते हैं। माना कि बांध की ऊंचाई कितना मान लेते हैं, h मान लेते हैं। अब प्रश्नानुसार है ना, इस कुएं को खोदने के बाद जितना मिट्टी का आयतन होगा, अर्थात कुएं से निकाले गए मिट्टी का आयतन, कुएं से निकाले गए मिट्टी का आयतन वो किसके बराबर होगा, तो इस बांध को बनाने में लगे मिट्टी का आयतन, तो बांध बनाने में लगे मिट्टी का आयतन। अच्छा, चूंकि कुआं कैसा है, कुआं तो बेलनाकार है, तो बेलन का आयतन कितना होता है, तो बेलन का आयतन हो जाता है कितना, पाई r² h, r² h। ठीक है, गहराई बराबर हुआ क्या, तो ये जो हमने बांध बनाया है उसके बराबर हो जाएगा, तो पाई, एक बार क्या करते हैं, पूरा बाहर से बेलन का आयतन निकाल लेते हैं, तो पाई, इसको मान लेते हैं r, इसको मान लेते हैं कैपिटल R, और इसको मान लेते हैं R1। ठीक है, पाई, तो बाहर से निकाले गए बेलन का आयतन पाई r² h, ठीक है, माइनस अंदर का बेलन का आयतन माइनस पाई r² h। क्यों ये h, क्योंकि जितना ये चारों तरफ बना है ये वलय, उसकी ऊंचाई अंदर से नापें या फिर बाहर से नापें, दोनों क्या होगी, बराबर ही होगी। तो पाई r² h, पाई, और ये h क्या है, दोनों में कॉमन है, बचा क्या r² माइनस r², ये पाई कैंसिल। r1 कितना दिया हुआ है, r1 दिया हुआ है हमारा 3/2 का स्क्वायर। अच्छा, ये गहराई कितनी है, ये गहराई है 14। अच्छा, यही तो ऊंचाई हमें प्राप्त करनी है, बड़ी r कितनी हो जाएगी, तो 11/2 का स्क्वायर माइनस छोटी r कितनी हो जाएगी, तो 3/2 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा कितना, तो 125 मीटर। ठीक है, तो अतः बांध नहीं 1.125
125 आ जाएगा। अतः बांध की ऊंचाई 1.125 मीटर है। ठीक है, हमने क्या किया कि सबसे पहले कुएं से निकाले गए मिट्टी का आयतन निकाल लिया और उसको चारों तरफ फैला दिया। तो ये जहाँ तक ये फैलेगा वहाँ तक ये क्या बनाया, ये एक वलय बनाया है ना। कैसा वलय बनाया, तो खोखला वलय बनाया। तो खोखला का क्या करेंगे हम लोग, पहले पूरे का आयतन निकाल लेंगे, पूरे के आयतन में से हम इसको माइनस कर देंगे। तो माइनस करने पर क्या हो जाएगा कि इतना ही भर ना फैला हुआ मिट्टी का आयतन हमें काट जाएगा, पूरे के आयतन में हम अंदर वाले को माइनस कर देंगे, ये बाहर वाला का आयतन निकल जाएगा। और हमको ऊंचाई प्राप्त करना है, ऊंचाई को क्या मान लिया, h, चाहे अंदर वाले के लिए h माने या फिर बाहर के लिए h माने, h तो दोनों के लिए क्या हो जाएगा, बराबर ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि बांध की ऊंचाई कितनी आ जाती है, तो 1.125 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्यास 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। मतलब कि ये किससे पूरा भरा हुआ है, आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है। मतलब कि इससे आइसक्रीम को निकाल के किसमें भरा जाना है, तो शंकुओं में भरा जाना है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, ये 12 सेंटीमीटर है और जिसकी व्यास कितनी है, 6 सेंटीमीटर व्यास। ये व्यास कितना है इसके ऊपर, तो 6 सेंटीमीटर का व्यास है। अब जिसका ऊपरी सिरा अर्ध गोलाकार होगा। अच्छा, इसके ऊपर कैसा आकार का है, ये अर्ध गोलाकार आकार का है। तो उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। अच्छा, मतलब हमें ये ज्ञात करना है कि इससे आइसक्रीम निकाल के इसमें भरा गया है, इस प्रकार की आकृति को बनाया गया है। अब हमें बोला जा रहा है कि बताइए कि इस प्रकार के कितने आइसक्रीम भरे जा सकेंगे। मतलब हमें क्या निकालना है, तो आइसक्रीमों की संख्या ज्ञात करनी है। अच्छा, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर मान लीजिए इसकी आयतन आ गई 12 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, और एक आइसक्रीम में मान लीजिए भरे जाने वाले आइसक्रीम का आयतन कितना आ गया, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब कि अगर ये 12 फुल किया हुआ है, 12 सेंटीमीटर भरा हुआ है इसमें आइसक्रीम, और इसको भरने में कितना लगता है, 2 सेंटीमीटर क्यूब लगता है। तो बताइए कि इस प्रकार के कितने आइसक्रीम और भरे जा सकेंगे। तो वाजिब सा बात है कि 12 सेंटीमीटर क्यूब है पूरा, एक को भरने में कितना लगता है, 2 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसलिए जो है हमको कितना आइसक्रीम बन पाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो यदि हम निकाल लें इस बेलन में भरे आइसक्रीम का आयतन, ठीक है, उसके बाद इस आइसक्रीम को बनाने में लगे आइसक्रीम का आयतन, ठीक है, यदि हम इसका आयतन निकाल लें, इसका आयतन निकाल लें और इसके आयतन में इसके आयतन से यदि भाग दे दें, तो इस प्रकार की आइसक्रीमों की संख्या क्या आ जाएगी, ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इस बेलन का आयतन निकाल लेते हैं। तो पहले क्या क्या दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो दिया है बेलन की त्रिज्या, है ना, इसको डिनोट करते हैं हम लोग R1 से। तो बेलन का व्यास बटे 2, ये कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर बटे 2, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है हमें, बेलन की ऊंचाई। कितनी दी हुई है, तो इसको मान लेते हैं हम लोग H1 15 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई दी है। इसको हम लोग मान लेते हैं H2। और क्या दिया हुआ है, शंक्वाकार भाग की त्रिज्या। इसको
इसको मान लेते हैं हम लोग क्या, तो R2 क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर बटे 2, ये भी कितना हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा इसके ऊपर क्या है, अर्धगोला अध्यारोपित है, तो क्योंकि इसी के ऊपर अध्यारोपित है तो जितना इस शंकु का व्यास होगा उतना ही क्या होगा इस अर्धगोले का व्यास होगा। इसका मतलब ये हो गया कि इस अर्धगोले का व्यास बराबर इस शंकु का व्यास, अर्थात इस अर्धगोले की त्रिज्या इक्वल टू शंकु के त्रिज्या के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर बटे 2, ये भी कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब जो है हमें निकालनी क्या है आइसक्रीमों की संख्या। तो पहले क्या निकाल लेते हैं, बेलन का आयतन, आइसक्रीम से भरे बेलन का आयतन। तो कितना हो जाएगा बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच 22/7, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर और एच हो जाएगा 50। ठीक है। अब जो है एक काम करते हैं, इसको जो है पाई रहने ही देते हैं और आर कितना है हमारा 6 सेंटीमीटर और ये एच कितना है हमारा 15 सेंटीमीटर। ठीक है। अब जो है क्या करते हैं, इस शंक्वाकार आकृति के बने आइसक्रीम का आयतन हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है। तो क्योंकि इस आइसक्रीम के आयतन में दोनों चीज है, बेलन भी है और शंकु भी है, तो लिखते हैं कि आइसक्रीम बने आइसक्रीम का आयतन, आइसक्रीम का आयतन क्योंकि इसमें दोनों मिला हुआ है, तो लिख देते हैं क्या है कि शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। तो शंकु का आयतन कितना होता है, तो शंकु का आयतन आता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच। आर का वैल्यू कितना है तो 3 सेंटीमीटर और एच का कितना है तो 12 सेंटीमीटर प्लस अर्धगोले का आयतन, तो पूरा का कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो आधा ही कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, तो 2/3 पाई आर क्यूब, तो आर कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अब जो है अभी तुरंत हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था, यदि इसमें इसका आयतन मान लेते हैं 12, इसका आयतन मान लेते हैं 2, तो हम आइसक्रीम की संख्या कैसे निकाल देते हैं, इस बेलन के आयतन में से हम एक आइसक्रीम के आयतन को भाग देते थे, तो हमें क्या निकल जाती थी आइसक्रीमों की संख्या। इसी प्रकार से हम यहाँ पर लिखते हैं आइसक्रीमों की संख्या, तो क्या हो जाएगा बेलन का आयतन बटे एक आइसक्रीम का आयतन, इनका आयतन। तो बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, तो पाई 6 का स्क्वायर इंटू 15। एक आइसक्रीम का आयतन कितना हो जाएगा, तो 1/3 पाई 3 3 9, 9 इंटू 12 108 प्लस 2/3 पाई 3 9 9 27। देखिए ये पाई और ये पाई खत्म हो जाए, 36 इंटू 15 और 3 3 9 3 18, ये 36, ये
9 9 दूजा 18, तो 36 इंटू 15, 8 से 14, 3 1 4 5, तो 18 दूना 36, 18 3 54, 3 बचे 15, 5 दूना 10। इस प्रकार से कितने आइसक्रीम भरे जा सकेंगे? तो इस प्रकार से 10 आइसक्रीम भरे जा सकेंगे। तो लास्ट में लिखते हैं, अतः भरे जा सकने वाले आइसक्रीमों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 10 हो जाएगी। तो हमने क्या किया कि पहले बेलन का आयतन निकाल लिया। अब उसी बेलन से हम लोग शंक्वाकार आकृति का आइसक्रीम को बना रहे हैं। तो जितना उस बेलन का आयतन होगा उतना ही आयतन हम लोग देख लेंगे पहले कि एक में कितना लग रहा है। अगर हमें एक आइसक्रीम में बनने में लगे आयतन पता चल गया, तो उस प्रकार से हमें कितने आइसक्रीम उस प्रकार के बनेंगे हम लोग भाग विधि द्वारा क्या कर लेते हैं। तो हमने क्या देखा कि इस प्रकार से कितने आइसक्रीम भरे जा सकेंगे? तो 10 आइसक्रीम आसानी से भरे जा सकेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ में आ गया कि आयतन का फॉर्मूला याद करना है। चूँकि ये काफ़ी इजी है और ये आसानी से बन सकता है यदि फॉर्मूला याद हो तो। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, है ना। क्या दिया हुआ है? विमाओं 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए, ठीक है, 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्के को पिघलाना पड़ेगा। मतलब ये हो गया कि हमें चांदी के सिक्के को पिघलाकर हमें क्या बनाना है? घनाभ बनाना है। तो हमें पूछा जा रहा है कि इस प्रकार से हमें कितने चांदी की सिक्के को पिघलाना पड़ेगा। मतलब ये हो गया कि हमें एक घनाभ बनाना है। इसकी लंबाई है 5.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर। किससे बनाना है इस प्रकार इस घनाभ को? तो हमको बनाना है एक चांदी के सिक्कों से बनाना है, ठीक है। अब कोई भी सिक्का आप लोग देखे होंगे तो हल्का मोटा होता है ना। हल्का ये क्या होता है? मोटा होता है। और सॉरी मोटा नहीं होता है, वो ऊंचा होता है। मोटा ना होके बल्कि वो क्या करता है? ऊंचा होता है। तो आप लोग यदि गौर से देखिएगा 5 रुपए के सिक्के को या कोई भी सिक्के को, तो नीचे गोल होता है और नीचे से हल्का वो ऊंचा होता है। तो अगर उसको देखेंगे हम लोग आकृति रूप में, शंकु बेलन की आकृति में, तो हम लोग क्या देखते हैं कि वो कहीं ना कहीं बेलन की आकृति को सूचित करता है। कोई भी सिक्का बेलन की आकृति को सूचित करता है। क्यों? क्योंकि नीचे के जितना आधार का त्रिज्या होती है उतना ही त्रिज्या उसके ऊपरी भाग की होती है। क्योंकि सिक्के कुछ ऊंचाई पे होती है, क्योंकि ऊंचाई पे होने के कारण और उसकी आधार वृत्ताकार होने के कारण वो किस आकृति की बनती है? वो बनती है बेलनाकार आकृति की। अर्थात कोई भी सिक्का किस आकृति की होती है? तो बेलनाकार आकृति की होती है। तो अब जो है हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है? चांदी का सिक्का दिया हुआ है। तो इस चांदी के सिक्के की जो ऊंचाई है वो दी हुई है कितनी? तो वो दी हुई है 2 mm, है ना। तो कितनी ऊंचाई दी हुई है? ये ऊंचाई है, थोड़ी सी ऊंचाई है, वो दी हुई है कितनी? 2 mm दी हुई है। और इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है? इसकी त्रिज्या नहीं दी हुई है, इसकी व्यास दी हुई है 1.75। व्यास दी हुई कितनी? 1.75 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें निकालना है कि
इस प्रकार के कितने सिक्के को पिघलाना पड़ेगा इस घनाभ को बनाने के लिए। ठीक है, तो जो सिक्कों की संख्या पूछ रही है, अच्छा बड़ा चीज बनाना है तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या दिया है, उसको लिखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो चांदी के सिक्कों की त्रिज्या निकाल लेते हैं। चांदी के सिक्के की त्रिज्या कितनी दी हुई है, तो d/2 अर्थात 1.75 सेंटीमीटर बटे 2, तो ये आ जाता है 0.875 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा चांदी के सिक्के की ऊंचाई कितनी है 2 mm। इस 2 mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 10 से डिवाइड करते हैं, ये कितना आ जाएगी 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि चांदी के सिक्के बेलनाकार आकृति के होते हैं, है ना। अब जो है हमें क्या करना है, ये ज्ञात करना है कि इस प्रकार से हमें कितने सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। तो प्रश्नानुसार इस सिक्कों की, चांदी के सिक्कों की संख्या अब देखिए कैसे निकालते हैं। अगर मान लीजिए ये है 12 सेंटीमीटर और एक चांदी के सिक्कों को पिघलाते हैं तो उसका आयतन निकलता है 2 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका पूरा आयतन है 12 और एक चांदी के सिक्के को मान लीजिए पिघलाते तो वो कितना आता है 2 सेंटीमीटर क्यूब। तो बताइए 12 तक भरने के लिए हमें कितना सिक्के को पिघलाना पड़ेगा, मतलब कि ये पूरा घना बनाने के लिए हमको चाहिए 12 सेंटीमीटर क्यूब। एक सिक्के को पिघलाने पर कितना बनता है वो 2 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस 12 तक पहुंचने के लिए हमें कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। तो वाजिब सा बात है कि सर कि अगर 12 सेंटीमीटर क्यूब तक पहुंचना है हमें और एक बार पिघलाते हैं चांदी के सिक्के को तो कितना कवर करता है वो 2 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार से हमें कितने सिक्के को पिघलाना पड़ेगा 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने क्या किया कि इस सिक्कों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, तो पहले इस घनाभ का आयतन लिया और हमने क्या बोला था कि एक सिक्का यानी कितना ले रहा है 2 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने क्या लिया नीचे एक सिक्के का तो इससे क्या निकल जाती है हमारे सिक्कों की संख्या। या फिर से समझना है इसको, अगर मान लेते हैं इसकी आयतन कितनी है 12 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, और एक सिक्का को पिघलाने पे कितना भर सकता है इसको 2 सेंटीमीटर क्यूब। तो बताइए कि इस प्रकार से हम लोग को कितना बार में ये भरेगा। तो पहला बार भरा 2 सेंटीमीटर क्यूब, दूसरे बार और 2 सेंटीमीटर, तीसरे बार और 2 सेंटीमीटर, चौथे बार और 2 सेंटीमीटर। इस प्रकार से यदि 6 बार 2 सेंटीमीटर क्यूब आएगा तभी पूरा कंप्लीट कितना हो जाएगा, ये रहेगा 12 सेंटीमीटर क्यूब। तो उतना जोड़ घटाव कर देते नहीं है, तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। तो पता चल जाता है कि इस प्रकार से हमें कितने सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। क्योंकि टोटल हमको कितना पुराना है 12, एक बार में कितना जा रहा है 2, तो कितना बार जाना पड़ेगा तो डिवाइड देंगे। तो वही काम यहाँ पर किया, हमें घनाभ का आयतन पता कर लेना है। उसके बाद क्या करना है हमको एक सिक्के का आयतन ज्ञात कर लेना है। तो घनाभ का आयतन तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 और एक सिक्के का आयतन क्योंकि सिक्का किस आकृति की है बेलनाकार आकृति की, तो 5r²h। तो 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5, पाई का वैल्यू जाएगा 22, नीचे का चले जाएगा ऊपर। r का वैल्यू कितना है तो 0.875 और h 0.2। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा कितना, तो आ जाएगा ये 400। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः चांदी के सिक्कों की संख्या इक्वल टू 4।
जैसे अगर हम 4 से को घटाते हैं तो हमें इस घनाभ की आकृति हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद एक और प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7। बोला जा रहा है कि 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी ढेर से भरी हुई है। ठीक है। और इस बाल्टी को जमीन पर पूरी तरह से खाली की जानी है। तो जब जमीन पर खाली किया जाता है तो उसके बाद बालू जो है आकृति बना लेता है उल्टे शंकु की तरह। काफ़ी लोगों ने देखा होगा कि यदि बाल्टी से नीचे बालू को गिराया जाए तो गिराने के बाद वो आकृति पकड़ लेती है कैसी, तो उल्टे शंकु की तरह आकृति को पकड़ लेती है। तो हमें क्या करना है कि यदि शंकुआकार ढेरों की ऊंचाई, वो शंकु की ऊंचाई जो बनी ना वो कितनी बन गई है 24 सेंटीमीटर। तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई क्या करनी है। मतलब ये हुआ, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है हम लोगों को कि एक बेलनाकार बाल्टी है, ठीक है, जो कितनी ऊंचाई है, जो 32 सेंटीमीटर ऊंची है। ठीक है। इसकी आधार की त्रिज्या कितनी है, 18 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब ये भरा हुआ किससे, रेत से। अब इस बाल्टी को भूमि पर खाली कर दिया जाता है, इसको उल्टा दिया जाता है और भूमि पर खाली कर दिया जाता है। तो वो कुछ आकृति बालों का जो ढेर है वो कुछ इस तरह की आकृति पकड़ लेती है। अब जो है इसकी ऊंचाई दी गई है कितनी, 24 सेंटीमीटर। ये कितनी ऊंचाई है इसकी, 24 सेंटीमीटर। तो हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है और इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्योंकि बालू जितना आयतन इसमें था, क्या उतना ही आयतन बालू का इसमें होगा या नहीं होगा, तो बालू का आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो मतलब ये हुआ कि बेलनाकार बाल्टी में भरे हुए बालू का आयतन इक्वल टू शंक्वाकार ढेर में बने बालू का आयतन, दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है। तो देखते हैं पहले जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। दिया है बेलनाकार बाल्टी की त्रिज्या, बेलनाकार बाल्टी की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर। एक व्यास दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। ठीक है। तो बटे 2 कितना हो जाएगा, ये 9 सेंटीमीटर। उसके बाद बेलनाकार बाल्टी की ऊंचाई (32 सेंटीमीटर दी हुई है। शंक्वाकार ढेर की ऊंचाई ये कितनी दी हुई है, 24 सेंटीमीटर। अब शंक्वाकार ढेर की त्रिज्या और हमें तिर्यक ऊंचाई क्या करनी है, तो मान लेते हैं कि शंक्वाकार ढेर की त्रिज्या r, ठीक है। अब जितना इसका आयतन उतना ही इस शंकु का आयतन होगा। ठीक है। प्रश्नानुसार
बेलनाकार बाल्टी में रेत का आयतन इक्वल टू शंक्वाकार ढेर में रेत का आयतन। अब बेलनाकार बाल्टी में रेत का आयतन का फॉर्मूला क्या जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। शंक्वाकार में क्या आ जाएगा ये, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई तो दोनों साइड कॉमन है, हटा देते हैं। अब इसकी त्रिज्या कितनी है, तो 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ऊंचाई कितनी है, 32 सेंटीमीटर, 1/3। अब इसकी त्रिज्या कितनी है तो पता नहीं है, छोड़ देते हैं इसको ऐसे ही। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो r इक्वल टू आ जाएगा कितना, तो आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। मतलब कि ये त्रिज्या कितनी हो गई, ये त्रिज्या हो गई 36 सेंटीमीटर। अब हमें क्या ज्ञात करनी है, इसकी त्रिज्या पूछा है। L फॉर्मूला होता है क्या, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और एच कितना हो जाएगा, ये 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो L